नमस्कार। आइए आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी जनसंख्या भूगोल की श्रृंखला में फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी मतलब कह सकते हैं प्रजननता और मातृता। प्रजननता मतलब जन्म दर और मातृता मतलब मृत्यु दर का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं कि फर्स्ट वाइटल स्टेटिक कह सकते हैं कि जो जन्म मृत्यु समंक होता है पूरे विश्व में सबसे पहली बार एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में, यूनाइटेड किंगडम का स्कॉटलैंड, उसमें 1854 में सबसे पहले क्या कहते हैं कि हिंदी में हम बोलेंगे विश्व में पहली बार 1854 में यूके मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, तो यूके के स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में जन्म मृत्यु समंक मतलब कि वाइटल स्टेटिक फर्स्ट वाइटल स्टेटिक प्रथम जन्म मृत्यु समंक एकत्रित किए गए थे। ठीक है, 1854 में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। सेकंड बात पॉइंट पे आते हैं, ध्यान दीजिए फर्टिलिटी और फेकनिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्टिलिटी मतलब एक्चुअल लाइव बर्थ मतलब वास्तविक जीवित जन्मों की कितनी संख्या है उसे हम फर्टिलिटी कहते हैं। और जब हम फेकनिटी की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव एज कैपेसिटी मतलब कि संतानोत्पत्ति की आयु कहिए या क्षमता, मतलब देखिए कि फीमेल में 15 से 49 वर्ष रहता है तो आपका रिप्रोडक्टिव एज है। ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है, क्षमता, तो 15 से 49 वर्ष फीमेल पाई जाती है, तो उसे हम फेकनिटी कहते हैं। और फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट से रिलेटेड होता है कि वास्तव में आप कितने जीवित बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो आपकी फर्टिलिटी की बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम फर्टिलिटी में। सबसे पहले हम क्रूड बर्थ रेट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अशोधित जन्म दर देते हैं, अशोधित जन्म दर कहते हैं, CBR। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्रूड बर्थ रेट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर, हम क्या करते हैं कि एक वर्ष में, ध्यान दीजिए मान लीजिए कि 2023 है तो 2023 वर्ष में जितने भी जीवित बच्चे थे पूरे वर्ष में 2023 के जितना मतलब जीवित बच्चे थे उनकी संख्या हम ले लेंगे, टोटल संख्या अपान करेंगे टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन कहिए टोटल पॉपुलेशन 2023 की टोटल जीवित बच्चों को ले लेंगे, फिर अपान कर देंगे टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की वहां पे कितनी उसी वर्ष की मध्य की अनुमानित जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसके अपान करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में, ये आपका क्रूड बर्थ रेट निकल जाएगा। तो आते हैं आगे, ये कहने का मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर अपान मिड टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, उसी वर्ष की मध्य की अनुमानित जनसंख्या जितनी हो। इसलिए मिड ईयर ध्यान दीजिएगा, मिड ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि डाटा 2023 के लास्ट तक कलेक्ट न हुआ हो तो 6 जुलाई तक लिया रहेगा होगा डाटा, जो अनुमानित डाटा मिला रहे उस समय वर्तमान में उसी को हम लेकर भाग कर देते हैं, इसलिए मिड ईयर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्टिलिटी रेशियो को ध्यान में देखते हैं, जिसे हम फर्टिलिटी रेशियो या फिर हम चाइल्ड ओमेन रेशियो कहते हैं। चाइल्ड ओमेन रेशियो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम ध्यान दीजिए इसमें हम नंबर ऑफ चाइल्ड अंडर 5 ईयर एज, कहने का अर्थ हुआ कि पांच साल के बच्चे मतलब कि 0 से 5 साल के बीच के जो बच्चे हों, 5 वर्ष से कम आयु के जितने भी शिशु हों मतलब बच्चे हों, उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, कितनी जनसंख्या है, अपान करेंगे हम ओमेन ऑफ द चाइल्ड बेरिंग एज। कहने का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज होता है महिलाओं का 15 से 49 वर्ष, उस एज में 5 साल से कम बच्चों की कितनी संख्या है उसके हम क्या कहते हैं डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 में। ठीक है, फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की कुल संख्या लेंगे। ठीक है, जब हम इसलिए हम चाइल्ड और ओमेन, ऊपर चाइल्ड हो गया नीचे ओमेन का रेशियो हो जाता है, चिल्ड्रन हो गया 5 वर्ष से कम और नीचे ओमेन हो गए। ठीक है, ओमेन कौन की, जो 15 से 49 वर्ष में कितने बच्चे 5 वर्ष से कम बच्चे पैदा हुए हैं उनकी संख्या लेकर अपान करके मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो प्रजनन आयु वर्ग की जितनी स्त्रियां हैं उनकी कुल संख्या ले लेंगे, प्रजनन आयु वर्ग मतलब 15 से 49 उनकी टोटल संख्या ले लेंगे और ऊपर लिखेंगे हम 5 वर्ष से कम आयु की जितनी भी संख्या होगी अपान मल्टीप्लाई कर देंगे, हम फर्टिलिटी रेशियो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जनरल फर्टिलिटी रेशियो पे ध्यान दीजिए। तो जनरल फर्टिलिटी रेशियो में तो होगा कि सामान्य प्रजनन दर, ठीक है, जिसे हम GFR के तहत दर्शाते हैं। इसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ध्यान दीजिए इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एयर, एक वर्ष में, ध्यान दीजिए एक वर्ष में जीवित शिशु, ध्यान दीजिए लाइव बर्थ की बात हो रही है, मतलब कि जो सजीव हैं जो जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या हम ले लेंगे एक वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, अपान करेंगे नंबर ऑफ वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, 15 से 49 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं उनका टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे और ऊपर लिखेंगे हम एक वर्ष में कितने जीवित बच्चे थे उनको हम जनरल फर्टिलिटी के तहत रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में। तो प्रजनन आयु वर्ग में स्त्रियों की कुल टोटल पॉपुलेशन कितनी है और एक वर्ष में जीवित शिशुओं की जन्म की कुल संख्या कितनी है उसमें हम जब डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 तो जनरल फर्टिलिटी रेट निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कहिए या एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कहिए। तो इसे हम ASFR से डिनोट करते हैं, आयु विशिष्ट जन्म दर। एज स्पेसिफिक मतलब कि एक विशेष स्पेसिफिक एज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको लिया जाता है। तो एक नंबर ऑफ बर्थ टू ए वुमेन, एक गिवन एज ग्रुप, एक गिवन एज ग्रुप में हम लेते हैं एक विशिष्ट आयु वर्ग में। एक विशिष्ट आयु वर्ग मतलब जो इनका आयु वर्ग रहता है वुमेन का 15 से 49 वर्ष, उसमें जो 15 से 19 वर्ष के बीच में कितनी महिलाएं हैं उनके बच्चों की
या फिर 20 से 24 देखेंगे, हमें 20 से 24 या 25 से 29 के ये विशिष्ट आयु वर्ग को हम उठा लेंगे। ठीक है, इनको लेकर उस आयु वर्ग में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, बर्थ ऑफ द वुमेन गिवन, कितने बच्चे पैदा किए हैं महिलाओं ने, और टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन द सेम एज ग्रुप, उसी एज ग्रुप में, जैसे मान लीजिए 20 से 24 लिए हैं तो 20 से 24 के बीच कितनी टोटल पॉपुलेशन है, और उसी 20 से 24 के एज ग्रुप में कितनी बच्चे पैदा हुए हैं उसको लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में। तो उसी आयु वर्ग में जैसे मान लीजिए 20 से 24 ले लिए, स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है, और एक विशिष्ट आयु वर्ग मान लीजिए 20 से 24 मैंने ले लिया, उस विशिष्ट आयु वर्ग में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, महिलाओं द्वारा। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए आयु वर्ग दिया गया है, तो देखिए 15 से 49 तक पूरा आयु वर्ग होता है, रिप्रोडक्टिव एज होता है महिलाओं का। ठीक है, तो 15 से 19 के बीच में हम ले लेंगे, देखिए एज स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, 15 से 19 मैंने ले लिया, ये 15 से 19 में कितने बच्चे पैदा हुए उसको हम ले लेंगे। ठीक है, टोटल कितने बच्चे पैदा हुए, और 15 से 19 में कितनी टोटल महिलाएं हैं। मान लीजिए 15 से 19 में बहुत सारी महिलाओं की शादी नहीं हुआ है, तो अब जो जिनकी शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, लेकिन जिनकी शादी हो गई होगी, मान लीजिए 20 से 24, मान लीजिए अब 20 से 24 में ले लीजिए, तो 20 से 24 जिसकी शादी हो गई है तो वो बच्चे पैदा करेंगे, और 20 से 24 में जिनकी शादी नहीं हुई है तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। तो अब क्या है, अब इसी में हम क्या करते हैं कि 20 से 24 जितनी टोटल महिलाएं उनकी संख्या ले लेते हैं, और 20 से 24 में कितने बच्चे पैदा हुए उसको ले लेते हैं। तो वही बात है एज स्पेसिफिक में कि नंबर ऑफ बर्थ टू ए वोमेन एक गिवन एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप में ले लीजिए, 20 से 24 या 25 से 29 किसी भी एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हुए हैं अपॉन टोटल उस एज ग्रुप में, सेम एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन कितनी है महिलाओं की उसको हम ले लेते हैं और इंटू कर देते हैं 1000 में। ये आपका एज स्पेसिफिक बर्थ रेट HSFR कहते हैं। ठीक है, बर्थ रेट का या फर्टिलिटी रेट का। ये आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बर्थ रेट क्या होता है। स्टैंडर्ड बर्थ रेट में क्या होता है, हम समस्त आयु वर्ग जो हमने लिया है कि संभावित कुल जन्मों का योग कर देते हैं अपन टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का परिकलन जो एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है उसी की सहायता से ली जाती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो समस्त आयु वर्ग था आपका, ठीक है, वो टोटल आयु वर्ग के कुल जन्मों में ले लेंगे, जैसे 15 को 49 अपॉन टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड, मतलब पूरी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के भाग दे देंगे, तो एक स्टैंडर्ड बर्थ रेट पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट देखिएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, ये बहुत बार पूछता है, इसे आप ऐसे समझिए 5 इंटू समेशन ऑफ ASFR। ASFR क्या था, वही था ना एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ASFR था ना, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ASFR में। 5 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे वर्ग अंतराल पाया जाता है, ध्यान दीजिए, ये वर्ग अंतराल जो पाया जाता है वो 5 मतलब कि 5 ईयर के अंतर पे है, 5 15 19 20 से 24 25 से 29 इसके अंतर कर आ रहा है, इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देख रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसमें करते हैं, ASFR, समेशन ऑफ ASFR मतलब कि जो एज स्पेसिफिक बर्थ रेट हम निकाल रहे थे। तो इसमें हम एज स्पेसिफिक बर्थ रेट अभी हम लोग नहीं चर्चा कर रहे थे कि नंबर ऑफ बर्थ टू वोमेन एज 15 से, मान लीजिए हम 15 से 19 पहले लेते हैं, मैंने अभी वर्ग बताया था 15 से 19, फिर आपका 20 से 24, तो 15 से 19 हमने ले लिया। ठीक है, 15 से 19 मैंने ले लिया, अपान करेंगे टोटल नंबर ऑफ वुमेन उस 15 से 19 एज सेम एज ग्रुप में कितनी टोटल महिलाएं हैं और कितनी बच्चे को पैदा किए, बर्थ ऑफ द वुमेन 15 से 19 कितने बच्चे को पैदा किए। ठीक, ये होगा। फिर इसी में हम प्लस करेंगे 15 से 19 जैसे लिखा, अब हम लिखेंगे 20 से 24। ठीक, 20 से 24 के बाद हम लिखेंगे, आप ऐसे समझिएगा, एक एक का अब हम निकालते जाएंगे, पहले 15 से 19 निकालेंगे, फिर 20 से 24, 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39, फिर 40 से 44, ऐसे करके एक एक एज ग्रुप का हम निकालते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने प्लस किया और इसी में हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, 15 से 49 जोड़ देंगे, 15 से 19 स्टार्ट किए, फिर 20 से 24, मैंने बताया ना 20 से 24 जोड़ेंगे, फिर आपका 24 से 29, फिर इसी बीच में आपका जोड़ते जाएंगे, फिर 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, और फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 45 से 49। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ वुमेन एज हम ले लेंगे कितने, 45 49 में कितने बच्चों को जन्म दी महिलाओं ने, और टोटल नंबर कितनी है 45 49 के बीच में, इसका हम अपान करके इन सभी को हम जोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं समेशन ऑफ ASFR, एज स्पेसिफिक बर्थ मतलब फर्टिलिटी रेट का समेशन कर दिए। ठीक है, और उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट निकल जाएगा। इसे आप हिंदी में समझिएगा, ये क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं लगा। हिंदी में TFR का मतलब कि ये बच्चों मतलब चिल्ड्रन की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल मतलब रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, पीरियड होती है 15 से 49 में उत्पन्न होती है, उसको लिया जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि बच्चों मतलब जो चिल्ड्रन बच्चे पैदा होने उनकी वह संख्या होती है जो किसी भी स्त्री मतलब फीमेल के संपूर्ण टोटल रिप्रोडक्टिव एज में 15 से 49 में जो जितने उत्पन्न होते हैं वह संख्या ये बताती है TFR। ठीक है, TFR ध्यान दीजिएगा, इफ यदि TFR जो है TFR की वैल्यू अगर 2.0 से क्या कहते हैं 2.0 आए करीब या 2.1 आए, तो इसमें क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है वह स्टेबल होता है। ठीक है, इंडिया में वर्तमान समय में इंडिया का TFR 2.1 है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए भारत का TFR 2.1
का मतलब स्टेबल की स्थिति, मतलब अस्थायी तो स्थिति है, स्थिर है, मतलब जनसंख्या न वृद्धि करे ना डिक्रीज हो रही है। 2 पॉइंट क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि 2 चिल्ड्रन पर वोमेन टू रिप्लेस द पेरेंट। कहने का मतलब कि 2 माता पिता हैं और 2 बच्चों को पैदा कर दिए, तो माता पिता भविष्य में एक दिन एक्सपायर हो जाएंगे, उनका रिप्रोडक्शन मतलब 2 ही बच्चों का था, ठीक है। तो भविष्य में इस्तेमाल कर, तो 2 बच्चों को देकर और अपने 2 बच्चे 2 अपने चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टेबल बनाए रखा है, जो भी पॉपुलेशन थी समय वो स्टेबल बनी हुई है। तो ये 2.0 जो है वह क्या होती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में जो रहता है, जनसंख्या वृद्धि रहती है गिवन एरिया में, वो स्टेबल रहती है। इफ यदि टीएफआर की वैल्यू जो है, टोटल फर्टिलिटी की वैल्यू 2.0 के क्या कहते हैं एवव रहे, मतलब मान लीजिए कि 3 पॉइंट रहे या 4 पॉइंट रहे, टीएफआर की वैल्यू 3 आ जाए, 3.0 आ जाए या फिर 4 आ जाए, तो टीएफआर की वैल्यू अगर ज्यादा आए 2 पॉइंट से, तो ज्यादा रहने पर क्या होगा, तो उस पॉपुलेशन पे गिवन एरिया इंक्रीज, मतलब कि वो जो जनसंख्या वृद्धि है वह उस गिवन एरिया में, मतलब कि जहां पे जनसंख्या पाई जाती है वह इंक्रीज बढ़ेगी, वृद्धि होगी, क्योंकि टीएफआर की वैल्यू एवव 2.0 है। तो ठीक है, और टीएफआर की वैल्यू 2.0 कहने का मतलब कि वहां पे हाई फर्टिलिटी पाई जा रही है, अधिक जनसंख्या पाई रही है। अभी देखिए भारत 2.1 पे है, तो समझिए अभी भी उच्च प्रजनन दर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते, इफ यदि टीएफआर की वैल्यू बिलो द 2.0, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर टोटल फर्टिलिटी का रेट अगर 2.0 मतलब नीचे आए, मतलब 1 आ जाए या 0 पॉइंट कुछ आ जाए, तो अगर टीएफआर की वैल्यू 2 के नीचे आएगी, तो इसका अर्थ हुआ कि जो गिवन पॉपुलेशन, जिस एरिया में पॉपुलेशन है वह डिक्रीज हो रही, कम हो रही है, क्योंकि टीएफआर की वैल्यू कम आई है, तो लो फर्टिलिटी, वहां पर जन्म दर जो रहेगा वह कम पाया जाएगा, ठीक है। इसी आप यहाँ की समझिए, यदि कुल प्रजनन दर 2.0 आती है, तो इसका अर्थ होता है कि वहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ की संभावना कम है, और 2.0 से अधिक होती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और अगर 2.0 से कम होती है तो पॉपुलेशन में कमी पाई जाएगी, प्रवृत्ति टेंडेंसी पाई जाएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्त्री मतलब फीमेल अपने संपूर्ण विवाहित जीवन में औसतन 2 संतानों को, अगर 2 बच्चों को जन्म देती है, तो जनसंख्या में वृद्धि मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की संभावना नहीं होगी, और वृद्धि दर 0 हो जाएगा। जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है वह मतलब कि 0 हो जाता है, और संतानों की संख्या इससे अधिक होने पर, मान लीजिए कि 2.0 से अधिक हो जाती है, 2 से अधिक जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, और कम होने पर जनसंख्या में कमी पाई जाएगी, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्टिव या रिप्लेसमेंट रेट को समझने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्टिव या रिप्लेसमेंट मतलब 1:1, प्रत्येक स्त्री, जो प्रत्येक महिला रहती है, वह एक स्त्री को अगर जन्म देकर मर जाती है तो वह रिप्लेसमेंट रेट के अंतर्गत रखा जाता है। रिप्लेस मतलब पुनर्स्थापन की इकाई। 1:1 के अनुसार प्रत्येक स्त्री एक स्त्री शिशु को जन्म देकर अगर मरती है, तो कहने का मतलब कि वह जो स्त्री शिशु को जन्म दे रही है, मतलब फीमेल गर्ल को अगर पैदा कर रही है, तो और वह मर जा रही है, एक फीमेल गर्ल को पैदा करेंगे, तो वह प्रजनन काल में मतलब रिप्रोडक्टिव एज में वह जीवित रहती है। तो 15 से 44 एज में अगर वह जो बच्चे पैदा की है स्त्री, वह जीवित अगर रहती है, तो इसे हम रिप्लेसमेंट रेट के अंतर्गत रखते हैं। इसे आप ऐसे समझिएगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगा आपको अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टोटल बर्थ रेट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, मतलब स्त्री शिशु की जन्मों की कुल योग को ले लेंगे हम, टोटल बर्थ ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, ध्यान दीजिए फीमेल चिल्ड्रन की बात हो रहा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में कितनी महिलाओं की संख्या है और कितनी वो फीमेल बच्चों को पैदा कर रही हैं, ये हमारा जो है रिप्लेसमेंट रेट के अंतर्गत आता है। अब हम हम फर्टिलिटी के डिटर्मिनेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा सही पड़ेगा। फर्टिलिटी डिटर्मिनेंट में देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर आता है, इकोनॉमिक फैक्टर आता है, पॉलिटिकल फैक्टर आता है, फिजियोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फैक्टर में देखिए कि रिप्रोडक्टिव एज में पॉपुलेशन अधिक बढ़ेगी आपकी, जितने भी रिप्रोडक्टिव एज में रहेगा, ठीक है। और डेमोग्राफिक में एज के और वैवाहिक मतलब मैरिज लेवल पे ध्यान होता है। अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज लंबा मिलता है तो बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। अगर देर में विवाह नहीं कहते, देर में अगर विवाह होता है, मैरिज होता है, तो बच्चे बहुत ही देर, मतलब वहाँ फर्टिलिटी रेट कम पाई जाती है। अगर हम सोशियो कल्चर फैक्टर को ध्यान दें तो उसमें जो शिक्षित लोग रहेंगे वो प्रजनन दर कम करते हैं, जो अशिक्षित लोग रहते हैं वो प्रजनन दर अधिक करते हैं। ध्यान, जो निर्धन लोग रहते हैं, और ये भी बात रहती है, धार्मिक विश्वास भी रहता है, जैसे धार्मिक लोग कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, ये भी सोशियो सामाजिक फैक्टर में आता है। रिलीजियस फैक्टर के तहत आप रख सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में आर्थिक जो अमीर लोग रहते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा समानता माना गया है। और जो निर्धन लोग रहते हैं वह आपके ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी पूंजी जो रहती है वो बच्चे ही होते हैं। अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाती है, देखिए कि अभी चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, जिसकी जनसंख्या वृद्धि, और भारत में फैमिली प्लानिंग बनाया जाता है, हम दो हमारे दो। फिजिकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर में लोग जो शिक्षित रहते हैं वो कहते हैं कि हम जो है ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, जो नहीं अशिक्षित रहते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं रहती। अब हम मोर्टेलिटी को पढ़ने की शुरू करें। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर की विश्लेषण पे पढ़ेंगे। तो मोर्टेलिटी में हम सीडीआर देखें, जैसे सीबीआर था क्रूड बर्थ रेट, वैसे सीडीआर है क्रूड डेथ रेट। इसमें हम नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर, मतलब कि एक वर्ष के अंतर्गत जितने बच्चे मर रहे हैं उनको ले लेंगे, अपॉन टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, उस वर्ष में कितनी टोटल पॉपुलेशन है। मिड ईयर इसलिए जाता है क्योंकि उस समय मान लीजिए कि जनसंख्या का गणना नहीं हो पाया, तो मिड ईयर जितने जो भी जनसंख्या गणना हुआ रहता है उसी को ले लिया जाता है। तो एक वर्ष में कुल मृत्यु की संख्या कितनी है, अपॉन मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या कितनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे
1000, ये हमारा क्रूड डेथ रेट निकल जाएगा। अब आते हैं IMR। IMR जो है ध्यान दीजिएगा, IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इन्फेंट मतलब कि जो 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन द ईयर, मतलब 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु को हम ले लेंगे अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने जीवित बच्चे हैं उस ईयर में, ठीक है, उसी वर्ष में जीवित शिशु की कुल संख्या। मान लीजिए 2023 का आंकड़ा लीजिए, उस 23 आंकड़े में 1 वर्ष के अंतर्गत कितने बच्चे मरे, और उसी वर्ष में मतलब कि उसी 2023 में डाटा लीजिए कितने जीवित बच्चे अभी बचे हुए हैं, ठीक है, लाइव बर्थ है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में, तो IMR जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ध्यान दीजिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऐसा माना गया है कि हायर देन द बॉय, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हायर इन बॉयज देन द गर्ल, मतलब कि लड़कियों की तुलना में, मतलब गर्ल्स की तुलना में बॉयज, मतलब कि लड़कों की शिशु मृत्यु दर अधिक होती है, ऐसा मतलब कि समानता पाया गया है। इसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर बताया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि आयु वर्ग में रोगों से लड़ने की क्षमता तथा जीवन संभाविता पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में अधिक पाई जाती है, यही मुख्य कारण है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, IMR ये संभावित बात है, ठीक है। अब हम MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ध्यान की मातृ मृत्यु दर को देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम शिशु मृत्यु दर देखा, अब मैंने मातृ मृत्यु दर को देखेंगे। तो मातृ मृत्यु दर में हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में, किसी भी रिप्रोडक्टिव एज में जो फीमेल होती है उनकी टोटल कितनी डेथ हुई है उनको ले लेंगे और अपान करेंगे उसी मतलब कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द लिविंग एज को, ठीक है। और ध्यान दीजिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, आपका क्या था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हाँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मान लीजिए कोई गर्भावस्था में या संतान उत्पत्ति के समय जो उसका डेट है 1549, उस समय शिशु के मतलब कि बर्थ के संबंधित जितने भी कारण हो जिससे माताओं की कुल मृत्यु संख्या, उनकी मृत्यु हो जाती है माताओं का, मतलब प्रसव के कारणों से माताओं की कुल मृत्यु संख्या हम ले लेंगे अपान जीवित जन्मों की कुल संख्या ले लेंगे, इंटू करेंगे 10,000 में। मतलब प्रसव कारण से गर्भावस्था में या फिर संतान उत्पत्ति के समय प्रसव कारणों से जो माताओं की मृत्यु हो जाती है उसकी टोटल पॉपुलेशन लेंगे और जीवित जन्मों की कुल संख्या कितनी है उनको लेकर अब 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाए। ये आपका MMR है। नेक्स्ट आते हैं एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। देखिए, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट था, वो मोर्टेलिटी रेट पे आ जाते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट में हम क्या करते हैं, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, इसमें हम किसी विशिष्ट आयु वर्ग को ले लेंगे। देखिए 15 से 19 था, फिर 19 से 24 नहीं था, ऐसे करके आपका 20 से 24 था, फिर 25 से आपका 29 था, ऐसे करके आपका 30। तो विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु संख्या कितनी होगी, मतलब 15 से 19 में कितनी मृत्यु संख्या हो गई, और वही विशिष्ट आयु वर्ग में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, महिलाओं की, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 10,000 में। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे लाइन ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं, आरेखीय प्रदर्शन करते हैं ग्राफ में, तो जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट होती है उसकी जो शेप बनता है वह यू अक्षर का बनता है, यू फॉर एम्ब्रेला अक्षर का, यू कैपिटल लेटर के समान होता है, ठीक है। विशिष्ट आयु मतलब कि एज स्पेसिफिक मतलब डेथ रेट में जो मतलब कि वक्र मतलब बनता है सर्कल, वह उसका शेप जो होता है वह यू अक्षर के समान होता है। अब हम कुछ डिटर्मिनेंट हम देख लें माध्यता के निर्धारक तत्व। तो डिटर्मिनेंट में एक एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और एक इंटरनल मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल में देखिए आपके रोग हो गए, शारीरिक रोग हो गया, बीमारियां हो गई, तो बायोलॉजिकल अनुवांशिक रोग हो गए। ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, देखिए पर्यावरण प्रदूषण हो गया, संक्रामक रोग हो गए, तापमान में परिवर्तन की वजह से बाढ़ आना, सूखा आना, जो इन्वायरमेंट मतलब नेचुरल फैक्टर हो गए, बाढ़ आना, सूखा आना, भूकंप आना, ठीक है, और ज्वालामुखी उद्गार होना। सामाजिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक कारक भी सामाजिक कारक में जैसे दहेज प्रथा आता है, इसी वजह से क्या होता है कि अनेक नवविवाहित स्त्रियों की हत्याएं कर दी जाती है, बहुत ही कहते हैं गड़बड़ है, गलत बात है। और दूसरी बात ये कि स्त्री भ्रूण हत्या हो जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करके जन्म के पहले ही गर्भावस्था में शिशु लिंग का पता किया जाता है कि कौन सा सेक्स है, ये अगर गर्ल है तो उसको मार दिया जाता है। तो किंतु ऐसी घटनाओं को मृत्यु दर में नहीं, मतलब कि डेथ रेट में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। तो स्त्री भ्रूण हत्या जो रहता है उसे जन्म से पहले मारने की वजह से शिशु कन्या का, तो वह क्या होता है, उसे नहीं लिया जाता है आपके डेथ रेट में, क्योंकि जन्म से पहले भ्रूण हत्या मार दिया जाता है, और ये गलत बात है, ठीक है। अशिक्षित समाज भी ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अशिक्षित समाज अंधविश्वास रहता है, रूढ़िवादी रहते हैं, धर्म को रिलीजियस फैक्टर को लेते हैं, जो कि गलत चीज है। अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर में देखें तो युद्ध में लिप्त देश जो रहते हैं, तो युद्ध में सैनिकों के मारे जाने की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। नेचुरल मैंने बताया, बाढ़, सूखा, ठीक है। और आपका देखिए हैजा, प्लेग, ये सब बीमारियां आ जाती हैं, टाइफाइड आ जाता है, तो इनके भी देखिए भी कोविड आया था, तो इसमें मृत्यु दर हमारे भारत में बहुत ज्यादा गिर गया था। सभी लोग जानते हैं जापान, स्वीडन में जो शिशु मृत्यु दर है, वह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वह लगभग न्यून है, लो है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 78 वर्ष विकसित देशों का माना गया है, जो डेवलप कंट्रीज है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनका 65 वर्ष है, और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वह आपका मतलब कि 52 वर्ष माना गया है।